असेंबली है उसमें काफी सारे कमिटीज थे, है ना. फॉर एग्जाम्पल we had committee on minorities, we had committees on यूनियन पावर. ये सब करके हमारे पास जितने भी कमिटीज थे फाइनली इनके जो रिकमेंडेशंस थे कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ने उसको इनवाइट किया, जो भी उस पर डिस्कशन करना था वो. बाद में ड्राफ्टिंग कमिटी हैज ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ वी नीड टू नो कि उस ड्राफ्टिंग कमिटी के मेंबर्स कौन कौन है. ड्राफ्टिंग कमिटी के मेंबर्स कौन कौन है. So there were 7 members, of course. और factual question है क्योंकि drafting committee is one of the important committees of the Constituent Assembly. So it's better कि हम इनके नाम याद रखें. तो यहाँ पर इसको चेयर किसने किया? B.R. अम्बेडकर. Rest of the 6 members कौन थे वो हमें पता होने चाहिए. So these 2 members were also there along with B.R. Ambedkar. So as a result, first statement stands true. Then second statement. The drafting committee prepared the first draft of the constitution, which was public feedback. This statement is also correct. अब यहाँ पर क्या इस क्वेश्चन को हमें ओवरऑल हमें इसको कैसे अटेम्प्ट करना है? Constituent Assembly है for the first time December 6. ये हमें डेट पता होना चाहिए. फिर फाइनली जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है वो डेट क्या है. एंड देन जो स्टेजेस हुए हैं इन द कल्मिनेशन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन वो हमें स्टेजेस पता होने चाहिए. अब यहाँ पर बोला गया कि जो फर्स्ट ड्राफ्ट हमारा इट वाज पब्लिश्ड इन फेब 1948. दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट. देन अब हमें पता है कि हम अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बोलते हैं कि इट हैज बीन बोरोड फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज एंड वन ऑफ द सोर्सेज इज व्हाट? वन ऑफ द सोर्सेज इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से हमने काफी सारे प्रोविजंस जो है वो बोरो किए. बट ये थर्ड स्टेटमेंट क्या बोलता है कि इट इनकॉर्पोरेटेड प्रोविजंस फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 विदाउट एनी मॉडिफिकेशंस. So have we incorporated Government of India Act के provisions as it is or we have made certain modifications to it? तो एक दो examples अगर आपको पता होंगे, एक दो examples भी are sufficient to eliminate this option. और अगर आपको ये correct लगता है तो आपको ऐसा सारे provisions फिर पता होने चाहिए कि हमने जितने भी इसके provisions हैं उनको as it is हमने अपने constitution में रखा है. So do you have any idea about the provisions जो कि हमने without any modifications और with modifications लर्न करना ज़्यादा आसान है. So with modifications हमने कौन कौन से provisions incorporate किए? If you can give any example. जैसे कि मैम कम्युनल रिप्रेजेंटेशन तो एससी वुमेन एंड लेबर इसे 1/3 एंड जो 10% पॉपुलेशन के पास वोटिंग राइट थे. जी तो हम ये बोल सकते हैं, मतलब आपके पास एक दो पॉइंट्स हैं जहां पर आप ये बोल सकते हो क्लियरली कि ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है हमने उसके प्रोविजंस एज इट इज नहीं इनकॉर्पोरेट किए. फॉर एग्जांपल अगर हमें एग्जांपल देना हो तो हम बोल सकते हैं कि इंस्टेड ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन और सेपरेट इलेक्टोरेट वी हैव गॉन फॉर व्हाट? वी हैव गॉन फॉर जॉइंट इलेक्टोरेट्स, है ना. ये हमारा पहला प्रोविजन हो गया. दूसरा प्रोविजन क्या हो गया कि ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था इसके पास लिमिटेड फ्रेंचाइज था, राइट, which means limited voting rights were granted to the selected population. However, our constituent assembly has given universal adult franchise. So this statement is incorrect. तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो गए बचे A और B. We look into option number 4 now. The committee resolved conflicts between federal and unitary features to suit India's unique needs. Now, as we know, अगर आपने थोड़ा बहुत फेडरलिज्म पढ़ा होगा और यूनिटरी मॉडल पढ़ा होगा
कि फेडरलिज्म और ये यूनिटरी चीज क्या है, व्हाट इज फेडरलिज्म एंड व्हाट इज यूनिटरी मॉडल। तो इफ वी से कि हमारे पास अगर ये इंडिया है, तो इंडिया में जो हमारे पास प्रोविंसेस है या जो स्टेट्स हैं, दो चीजें हो गई, एक हो गया हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरा हो गया स्टेट गवर्नमेंट। लार्जली हमारे पास ये दोनों यूनिट्स हैं। अब इन दोनों के बीच में across world what is going to be the relation between center and states, what is going to be the relation between center and states, ये दो टाइप के हो सकते हैं। एक हो सकता है completely फेडरल मॉडल, जैसा कि हमारा अमेरिका है, यूनाइटेड यूएसए इज अ कंप्लीट, या फिर हम इसको ट्रू फेडरल मॉडल बोलते हैं। और दूसरा हमारा मॉडल क्या हो सकता है, यूनिटरी मॉडल हो सकता है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि फेडरल में यहाँ पर जो सेंटर है और स्टेट्स है, ये दोनों के दोनों जो अपने पावर्स हैं, ये कहाँ से डिराइव करेंगे, द पावर्स विल बी ड्रॉन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ पर द यूनियन कैन नॉट टेक अवे और द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट टेक अवे द पावर्स फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। ये है फेडरल मॉडल का मतलब। देन यूनिटरी मॉडल, यूनिटरी मॉडल में क्या होगा, जहां पर सेंटर इज हैविंग ऑल द राइट्स, जहां पर क्या होगा, सेंटर इज हैविंग ऑल द राइट्स। और सेकेंडली जो ये सेंटर और स्टेट्स हैं, यूनिटरी मॉडल में सेंटर कितना पावर्स डिवॉल्व करना चाहता है टू स्टेट्स, ये डिपेंड करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के डिस्क्रिशन पर। सो दिस इज व्हाट यूनिटरी मॉडल। एंड एज अ रिजल्ट हमने अपने कंट्री में because of certain situations, just a second, हम अपने आप को किस में कैटेगराइज करते हैं, आर वी फेडरल और आर वी यूनिटरी और आर वी अ मिक्सचर ऑफ बोथ? Mixture of both. बोथ। क्यों है हम मिक्सचर ऑफ बोथ? Both unitary and federal features है। थोड़ा तेज बोलिए प्लीज। An Indian constitution adopted both unitary and federal features. Hence, it is quasi-federal. करेक्ट, पर ऐसा क्यों है? जैसे कि फेडरल फीचर्स रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन और फ्लेक्सिबिलिटी कॉन्स्टिट्यूशन, यूनिटरी फीचर्स बोथ है। ओके, तो देखिए जो हमारा, एक सेकेंड, I think I cannot share a page here. Is this word page visible to everyone? Yes, ma'am. ओके ओके फाइन। तो अभी यहाँ पर क्या है, हमने अभी बोला कि जो सेंट्रल है और जो स्टेट गवर्नमेंट्स है, अब फॉर एग्जाम्पल दिस इज अवर ये हमारे, अगर हम बात करें अपने पूरे वर्ल्ड मैप की, तो वी हैव अराउंड 193 और 198 कॉन्फ़िगरेशन, थोड़ा डिस्टर्बिंग है। तो 198 193 से 198 अलग अलग जगह पर बोलते हैं कि वी हैव अराउंड दीज मेनी कंट्रीज। नाउ दीज कंट्रीज जो कि जिन्होंने
फेडरलिज्म या फिर प्रॉब्ली जो कि डेमोक्रेटिक है। मेनली जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, ये जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, अब जैसे हमें पता है कि जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं, यहाँ पर जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज होंगे, दे आर व्हाट, दे आर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्कीज या मोनार्कीज बोल सकते हैं। दे आर नॉट डेमोक्रेटिक, वन थिंग इज फॉर श्योर दैट दे आर नॉट डेमोक्रेटिक। नाउ इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज जो कि मोस्टली रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉलो करता है इंक्लूडिंग अवर इंडिया, यहाँ पर ये जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, क्योंकि अब हमने जैसे अपने इंडिया को पिक किया, नाउ इफ वी पिक अवर इंडिया, तो अब ये जो इंडियन लैंडमास है, हम क्या है, हम डेमोक्रेटिक भी हैं। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है, या फिर हम ये क्यों बोल रहे हैं कि व्हाई आर वी स्टडिंग फेडरल फीचर्स। तो नाउ यू शुड रिमेम्बर कि जो हमारा 1947 में जब पार्टीशन हुआ, तो पार्टीशन के कारण देयर वर मेनी स्टेट्स which were arguing कि हमें सेपरेट स्टेट चाहिए। क्यों चाहिए? बिकॉज वी आर डेमोक्रेटिकली वेरी रिच कंट्री, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल सदर्न स्टेट्स दे हैव डिफरेंट लैंग्वेज, ये जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं दे हैव डिफरेंट कल्चर। जो मेन स्ट्रीम इंडिया है, जिसको हम हिंदी हार्टलैंड बोलेंगे, इट इज़ एंटायरली डिफरेंट। सो फॉर एग्जाम्पल, अब अगर एग्जाम्पल की बात करें तो 1950s के आसपास देयर वाज कांस्टेंट रिवोल्ट या प्रोटेस्ट फ्रॉम अ स्टेट कॉल्ड व्हाट, आंध्रा। आंध्रा में पोटी श्री रामुलु, इन्होंने क्या किया, ही वाज प्रोटेस्टिंग कि वी वांट अ सेपरेट state based on what, based on language, and as a result इनके प्रोटेस्ट के कारण जब इनकी डेथ हुई तब क्या हुआ, वी गॉट वन। और फर्स्ट जो हमारा लैंग्वेज बेस्ड स्टेट है, इट वाज आंध्रा। सो जब आंध्रा वाज क्रिएटेड इन 1953, तो अब हमारे देश में क्या होने लगा, बाकी जगह पर भी अवेयरनेस जाग गई कि अब अगर आंध्रा ले सकता है सेपरेट स्टेट इन द सेंस दैट बेस्ड ऑन लैंग्वेज, तो व्हाई नॉट अदर्स, है ना। तो सच फिसिपेरियस टेंडेंसीज और सच डिवाइसिव टेंडेंसीज उस टाइम पर कितनी ज्यादा स्ट्रांग होती 1947 पर, है ना। अब 1947 में जो हमारा ये पोस्ट इंडिपेंडेंस वाला पार्ट है, जहां पर अवर लीडर्स वर फेसिंग सेवरल इश्यूज का मतलब, जस्ट अ सेकेंड, सेवरल इश्यूज का मतलब कि ये जो इंडिया आर्टिकल नंबर 1, ये तो खैर बाद में आया है, 1947 में नहीं आया, बट आर्टिकल 1 क्या कहता है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। अब ये जो इंडिया है या फिर जो भारत है, ये क्या चीज है, इट शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। यहाँ पर यूनियन ऑफ स्टेट नहीं बना रहे हैं इंडिया को, rather India just for the sake of administrative convenience is divided into various states. As of now it is 28 states. अब क्योंकि अब हमने बोला कि इंडिया, ये आपको मॉडल समझ में आया कि ये एक यूनिफाइड लैंडमास है। यूनिफाइड लैंडमास की वजह से क्या है कि हमने यहाँ पर इस पूरे सेंट्रलाइज्ड लैंडमास को अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिवली रन करें तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट। फॉर एग्जांपल, आप अपने हिस्ट्री से एग्जांपल कोट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मौर्यन एम्पायर, फॉर एग्जांपल गुप्ता एम्पायर, ये दोनों कैसे एम्पायर थे, दे वर सेंट्रलाइज्ड। अब सेंट्रलाइज्ड के क्या चैलेंजेस होते हैं, ये आप देख सकते हो, ये आप हिस्ट्री में पढ़ना कि देयर वर डिफरेंट प्रिंसिपैलिटीज जो कि अपने आप को फ्री करना चाह रहे थे, ये सब हिस्ट्री का पार्ट है। बट इन सब का लिंकेज हमारा प्रेजेंट डे इंडिया क्या है, वो आपको हिस्ट्री से बहुत कुछ आइडिया मिलेगा। नाउ कमिंग बैक, जब हमारा 1947 में इंडिया गॉट फ्रीड, तब 1947 में जो कॉन्स्टिट्यूएंट मेकर्स थे या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो लोग थे, क्योंकि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज सेट अप इन 1946,
1947 में जब ये पार्टीशन हुआ, इंडिया गॉट डिवाइडेड, पाकिस्तान अलग, बांग्लादेश विच वाज कॉल्ड वेस्ट पाकिस्तान एंड ईस्ट पाकिस्तान, बीच में है इंडिया. सो अब क्या हो रहा है कि जस्ट टू प्रोटेक्ट व्हाट, द टेरिटोरियल इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी प्लस नेशनल सिक्योरिटी. एक नेशनल सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए हमको क्या चाहिए? क्या हमको स्टेट्स मर्जी करने देंगे हम उनको, या फिर हम उनके लिए क्या करें? एक जस्ट अ सेकेंड. जो हमारे इंडिया में, इंडियन यूनियन में जो स्टेट्स आना चाह रहे थे, जो भी प्रिंसिपैलिटीज उस टाइम पर मर्ज होना चाह रहे थे, उन्होंने यही बोला कि शर्त पे वो इंडियन यूनियन में मर्ज हुए, इस शर्त पर कि हमें अपने अकॉर्डिंग रन करने को अगर मिलता है तो वी आर रेडी टू मर्ज इनटू इंडियन यूनियन. This was the condition on which our 543 princely states agreed to merge with the Indian Union. So it was the moral duty of our constituent makers या constitution makers कि ये जो principalities हैं, इनके जो भी बोल सकते हैं डिमांड्स हैं, उनको एड्रेस करें प्रॉपर, या फिर उनको कंसिडर करें. एंड दैट इज वाई ये हमारा पहली चीज हो गई कि इनके जो भी कंसिडरेशंस है उनको कंसिडर किया जाए. ये दिस इज नंबर वन. ऑन द अदर हैंड, सेम जो चीज हमें इंश्योर करनी है वो ये कि टेरिटोरियल इंटेग्रिटी भी बनी रहे और नेशनल सिक्योरिटी भी बनी रहे. तो अब सेंटर और स्टेट के बीच में कैसा रिलेशन होना चाहिए, ये हमें कहाँ पर बताया गया है? हमारे सेंटर स्टेट रिलेशंस, जो कि स्टार्ट होते हैं आर्टिकल 245 से. 245 टू 255 इसमें लेजिस्लेटिव रिलेशंस दिए, एग्जीक्यूटिव, देन फाइनेंशियल रिलेशंस, जो भी आपके आर्टिकल्स हैं वो आप देखेंगे. तो सेंट्रल स्टेट रिलेशंस क्या होंगे? इनको लेजिस्लेटिवली, एडमिनिस्ट्रेटिवली और फाइनेंशियली, ये सब कहाँ पर दिया गया है? विद इन द टॉपिक सेंटर स्टेट रिलेशंस. नाउ इफ वी स्टडी सेंटर स्टेट रिलेशंस की किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ये दो टाइप के हो सकते हैं मॉडल. वन इज व्हाट? फेडरल मॉडल, एंड अनदर इज आवर यूनिटरी मॉडल, है ना. फेडरल मॉडल में अभी हमने बताया कि जो जस्ट अ सेकेंड, फेडरल मॉडल में क्या होगा कि जो हमारा इंडिया है, इनमें जितने भी प्रिंसिपैलिटीज बनते हैं, इनके और इनके बीच में रिलेशन क्या होगा? दिस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. वन इज फेडरल, दूसरा इज यूनिटरी. फेडरल मॉडल एग्जिस्ट ओनली इन यूएसए, जिसको हम बोलते हैं ट्रू फेडरल मॉडल. तो आपसे मेंस में क्वेश्चन पूछते हैं, आर वी ट्रूली फेडरल, और इज द कॉन्स्टिट्यूशन बायस्ड टुवर्ड्स यूनियन, और इज अवर मॉडल इज क्वाज़ी फेडरल, या यूनिटरी फीचर्स ज्यादा हैं, फेडरल फीचर्स ज्यादा हैं, जो भी है. तो ये किस बेसिस पर होता है, ये आपको पूरी कहानी पता होनी चाहिए. नाउ व्हाई हैव वी अडॉप्टेड क्वाज़ी फेडरल and not completely federal or not completely unitary? Why have we adopted quasi federal? पहली चीज, जो हमारा आर्टिकल 1 है वो क्या बोलता है? क्योंकि हमारे पास क्या है, अभी आपको इससे क्या समझ में आ रहा है जो भी हमने ऊपर डिस्कस किया, कि आर्टिकल 1, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट एंड नॉट वाइस वर्सा. इसीलिए पहला रीजन तो यही हो गया कि इंडिया जो है इट इज यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड नॉट वाइस वर्सा. सेकेंडली क्या रीजन है हमारा? हिस्टोरिकल रीजंस आर आल्सो देयर. जो हमारे हिस्टोरिकल रीजंस है, दैट इंडिया फेस्ड पार्टीशन, उसके कॉन्सिक्वेंसेस को देखते हुए वी वांटेड टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग सेंटर एंड नॉट गिव कंप्लीट ऑटोनॉमी टू द प्रोविंसेस, है ना. वरना क्या होता, just like Pakistan or Bangladesh, there would have been many states. Just a second.
Let's take it again. जो मैंने क्वेश्चन पूछा था वो ये कि व्हाई हैव वी अडॉप्टेड क्वाजी फेडरल मॉडल एंड वी आर नॉट ट्रूली फेडरल, है ना? वी आर क्वाजी फेडरल, नाइदर वी आर ट्रूली फेडरल, नाइदर नॉट वी आर यूनिटरी. तो व्हाई, रीजन इज व्हाई. आर्टिकल नंबर 1 पहला. तो अब जब आप आंसर्स भी कोट करोगे तो आप कैसे लिख सकते हो? हिस्टोरिकल रीजंस. नंबर 1, हिस्टोरिकल रीजंस. व्हाट आर द हिस्टोरिकल रीजंस? यू कैन जस्ट कोट 1 2 3, तीन चार रीजंस लिख दो. सेकंड, क्या लिख सकते हैं हम? कॉन्स्टिट्यूशनल रीजंस या एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस. कॉन्स्टिट्यूशनल रीजंस में हम क्या लिख सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल नंबर 1. फॉर एग्जाम्पल different what can we write? Different demands या status of states like southern states, north eastern states, ये हम लिख सकते हैं. सो दीज टू अभी यही पढ़ने के बाद में व्हाट वी कैन राइट, ये दो रीजंस तो हमारे यही हो गए और इसमें भी हमने फर्दर 3 पॉइंट्स इसमें लिख दिए, 2 पॉइंट्स इसमें लिख दिए. अब जब आप वाकई में ये टॉपिक पढ़ोगे देन यू विल गेट 2-3 मोर रीजंस. आपका 150 वर्ड आंसर रेडी हो जाएगा, राइट? सो we have adopted quasi federal because of this historical reasons, constitutional provisions हमने किया, right? So now again let's look at that question. तो क्या लिखा हुआ है इसमें? इट द कमिटी रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन फेडरल एंड यूनिटरी फीचर्स टू सूट इंडियाज यूनिक नीड्स. अब आपको पता होना चाहिए टू सूट इंडियाज यूनिक नीड्स क्या है, कि हमें एक स्ट्रॉन्ग सेंटर क्यों चाहिए, हमें सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन के कॉन्स पता होने चाहिए. व्हाट आर द नेगेटिव ऑफ हैविंग अ सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर. देन वी हैव हिस्टोरिकल नीड्स. तो ये सब कुछ रीजंस हैं जो कि बताते हैं कि वी हैड certain India के unique needs and that is why we adopted quasi federal model. So 1, 2 and 4. ठीक, इसमें आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा. We'll go into question number 57 now. अगेन अभी हमने डिस्कस किया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में काफ़ी सारे कमिटीज थे. इनके पास कुछ कुछ काम दिए गए थे कि आप लोग देखो यूनियन के पास क्या पावर्स होने चाहिए, हमारे पास फंडामेंटल राइट्स क्या होने चाहिए, माइनॉरिटीज़ के राइट्स क्या होने चाहिए, ये सब हमसे पूछा. ये सब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो लोग थे उनके पास ये टास्क था. नाउ यू आर रिक्वायर्ड कि हम जो मेजर कमिटीज है, यहाँ के लक्ष्मीकांत में दिया होगा क्योंकि ये फैक्चुअल पार्ट है, वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट रादर देन जस्ट रोट लर्न एंड मेमोराइज इट. तो यूनियन के पावर्स के कौन चेयरपर्सन है, फंडामेंटल राइट्स के कौन चेयरपर्सन है, माइनॉरिटीज के कौन मेंबर्स हैं एंड सो ऑन. सो अब आपसे पूछा गया है कि इन कमिटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कौन चेयरपर्सन रहे हैं. सो यूनियन पावर्स कमिटी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन इज करेक्ट. फंडामेंटल राइट्स कमिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल, करेक्ट. देन प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी, who was the head? सरदार वल्लभ भाई पटेल. And who was the head? तो यानी कि थर्ड ऑप्शन इनकरेक्ट. देन ऑप्शन नंबर 4, एडवाइजरी कमिटी ऑन माइनॉरिटीज, who was the head?
सरदार वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल थे, और उसमें भी पर्टिकुलरली माइनॉरिटीज, क्योंकि ये जो एडवाइजरी कमेटी ऑन माइनॉरिटीज है, ये आपको एक साथ दिया गया है कि एडवाइजरी कमेटी ऑन माइनॉरिटीज फंडामेंटल राइट्स, ये क्यूमुलेटिवली सबके चेयरपर्सन कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। हाउएवर इफ वी लुक इनटू द स्पेसिफिक कि माइनॉरिटीज के हेड कौन है, तो इट इज एच.सी. मुखर्जी। ठीक, तो थर्ड एंड फोर्थ आर रॉन्ग, 1 and 2 आर करेक्ट। Then question number 58. The Constituent Assembly was indirectly elected and not based on universal adult suffrage. क्या ये स्टेटमेंट सही है? सही है मैम। Is this statement correct? यस मैम, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज नहीं था, इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे पार्टली, एंड पार्टली नॉमिनेटेड हुए थे प्रिंसली से। ओके, अगर हम बोलें कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, इट इज एन इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी एंड नॉट बेस्ड ऑन यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, तो अब मेरे आपसे कुछ क्वेश्चंस हैं। वो क्वेश्चन ये, लेट मी जस्ट राइट इट, कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का क्या काम था? कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना इसका काम था। अब हम बोल रहे हैं इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी थी एंड नॉट बेस्ड ऑन यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। इसका मतलब क्या हुआ? नॉट बेस्ड ऑन यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, इसका मतलब कि हम लोगों ने डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोगों को इलेक्ट नहीं किया, डायरेक्टली इनके इलेक्शंस नहीं हुए कि जहां पर हम बोले कि अच्छा दीज आर गोइंग टू बी द पर्सन ABC, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले हैं, लेट्स वोट फॉर देम। वी हैवंट डन एनीथिंग लाइक दैट। तो हम क्या बोल रहे हैं कि दे आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी। तो अब मेरा क्वेश्चन जो है वो ये कि जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बना बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो कि इनडायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स थे, तो इन मेंबर्स के थ्रू जो एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, वो आज भी 2025 में कैसे सरवाइव कर रहा है, वेयर एज कंट्रीज लाइक आवर नेबरहुड, लाइक पाकिस्तान, लाइक नेपाल, और मे बी लाइक म्यांमार, जो भी आप कंट्रीज ले सकते हो अपने नेबरिंग कंट्रीज, एटलीस्ट हमें साउथ एशिया के बारे में तो पता होना चाहिए। तो साउथ एशिया में जो पर्टिकुलरली हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं, इनके कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बार बन चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 3 times, उनका ये तीसरा कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने अडॉप्ट किया है। म्यांमार में भी 3 बार, नेपाल में आई थिंक 7 to 8 times, 7 times में भी। बट हमारा ये सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन जो कि हमने 1950 में अडॉप्ट किया है, वो अभी तक कैसे चल रहा है, स्पेशली व्हेन द मेंबर्स वर इनडायरेक्टली इलेक्टेड? कैन एनीवन आंसर? या आपसे मेंस में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखिए इट्स वेरी सिंपल टू फॉर मी कि डायरेक्टली इस स्टेटमेंट को सही बोलकर आगे बढ़ जाना, बट ये सब आपसे जो हमारा मेंस का टॉपिक है, पहला ही है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, वो सब हमें पढ़ना है। उसमें से आपसे ये पूछ सकते हैं कि हाउ इफेक्टिव इज आवर कॉन्स्टिट्यूशन, और आपके बाद के स्टेजेस में तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि इफ वी लुक एट आवर नेबरिंग कंट्रीज, वहां पर तो इतने बार हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है, सो हाउ आर वी सर्वाइविंग विद अ सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन? मैम इसमें जो था कि इट रिप्रेजेंट्स ऑल द सेक्शन ऑफ सोसाइटी, लाइक जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थे उसमें सिख, मुस्लिम एंड जनरल कैटेगरी से जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे वो इलेक्ट हुए थे। इलेक्ट हुए थे, उनको किसने इलेक्ट किया था? जो गवर्नर प्रोविंसेस थे
और प्रिंसली स्टेट्स के मेंबर्स है। देखिए, आई विल शो यू, आई विल जस्ट प्रेजेंट वन स्लाइड विद यू। I hope the screen is visible. जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो अथॉरिटी है, आपसे पूछा जाएगा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये आज भी लेजिटिमेसी रखता है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको सब मानते हैं, जो हमारा बी इट द लेजिस्लेटिव बॉडी, बी इट सिविलियंस, बी इट एग्जीक्यूटिव और बी इट जुडिशरी। तो हाउ इज द अथॉरिटी ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइंड? कैसे कोई कॉन्स्टिट्यूशन कंटिन्यूअसली रहता है? तो हम क्या बोलेंगे, हाउ इफेक्टिव इज अ कॉन्स्टिट्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था पाकिस्तान, नेपाल और म्यांमार का, आप और भी एग्जाम्पल्स इसमें ऐड कर सकते हैं। तो एज कंपेयर टू इंडिया, इंडिया में ऐसा क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन अभी भी चल रहा है, सो वी विल से हाउ इफेक्टिव इज अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सेवरल रीजंस वी हैव टू गिव। तो वन थिंग दैट वी कैन से हियर इज द मोड ऑफ प्रोमलगेशन। मोड ऑफ प्रोमलगेशन का मतलब अथॉरिटी ऑफ पीपल हु एनैक्ट्स द कॉन्स्टिट्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, मोड ऑफ प्रोमलगेशन का क्या मतलब हुआ कि किसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। तो नाउ वी आर सेइंग कि जिन्होंने बनाया है, what is the authority of them, what is the authority of those people. So we will say, इसको मैंने फर्दर अपने नोट्स में लिखा, these are my notes जो कि मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, कि the constitution drew enormous legitimacy from the fact that it was drawn up by the people. ड्रॉन अप बाय द पीपल का मतलब क्या है कि जो हमारे प्रोविंसेस में, अभी हमने लिखा है कि जो प्रोविंशियल असेंबलीज हैं, क्योंकि हमने लिखा कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इनमें जो मेंबर्स थे दे वर इनडायरेक्टली इलेक्टेड, विच मीन्स कि यहाँ पर जो प्रोविंशियल असेंबली के जो मेंबर्स हैं विच वर डायरेक्टली इलेक्टेड, यही मेंबर्स क्या बने हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के भी मेंबर्स बने हैं। and that is why we say कि they are indirectly elected members. अब ये जब इलेक्शन से ये मेंबर्स आ रहे हैं तो हम क्या बोल रहे हैं कि these are drawn by the people, they are drawn by the people. ये drawn up by the people हम किनको इलेक्ट करते हैं, जिनकी पब्लिक क्रेडिबिलिटी होती है, जिनके पास who had the capacity to negotiate and command the respect of a wider section of society, and who were also able to convince the people that constitution was not an instrument for the aggrandizement of their personal power. अग्रेंडाइजमेंट ऑफ देयर पर्सनल पावर मतलब अपने आप को ऊंचा दिखाना या अपने आप को पावरफुल बनाना बिल्कुल मकसद नहीं है। तो इसीलिए जो भी प्रोविजंस है हमारे, जो भी आज पार्ट 22 है, दे रिफ्लेक्ट व्हाट, दे रिफ्लेक्ट, इसमें क्या हुआ है, जो फाइनली हमारे पास पार्ट 21 बने हैं, इस पे बहुत ज़्यादा डिबेट एंड डिस्कशन हुआ है। एंड व्हेन डिबेट एंड डिस्कशंस वर हेल्ड, दीज वर हेल्ड बाय हूम, these were held by provincial assembly के makers ही। अब ये जो makers हैं they are aware of their provinces, कि उनके जो provinces की जो भी demands हैं कि क्या rights होने चाहिए minorities के, क्या rights होने चाहिए जो हमारे नॉर्थ ईस्ट में states रह रहे हैं, कौन क्या rights होने चाहिए हमारे जो southern states रह रहे हैं। So when they come into constituent assembly, they will debate and discuss over a range of topics. एंड दैट इज वाई फाइनली जब हमारा 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन आया तो it had what, it had a broad national consensus at that time, and that is why हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये अभी तक सरवाइव कर रहा है, बिकॉज इट हैड ब्रॉड नेशनल कंसेंसस एट दैट टाइम। नाउ विद दिस, इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस, तो अब आपको इसमें एक चीज और समझ में आएगी कि why is the Indian Constitution considered as the fundamental law of the land? Why is the Indian Constitution considered fundamental law of the land? It is because, या फिर जो हमारी जुडिशरी भी है, why does it say कि आप बेसिक स्ट्रक्चर नहीं ऑल्टर कर सकते? You can change anything, but you cannot change basic structure. Why you can't change basic structure? Because this is the basic structure which had been made
by the people who had immense public credibility, और इन्होंने जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में दिया है, it had broad national consensus at that time, जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉपुलर सॉवरेनिटी भी बोलते हैं और पॉपुलर विल भी बोलते हैं. दिस इज अ पॉपुलर विल या पॉपुलर सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट विच इज गिवन बाय whom, विच इज गिवन बाय रूसो, जिन्होंने बोला है कि किसी भी कंट्री को रन करने के लिए आप बाहर से अथॉरिटी इम्पोज नहीं कर सकते. देयर हैज टू बी पॉपुलर सॉवरेनिटी या फिर पॉपुलर विल का कॉन्सेप्ट, एंड दैट इज वाई हमारी जुडिशरी भी बोलती है दैट यू कैन नॉट चेंज बेसिक स्ट्रक्चर, राइट. सो दिस इज वन रीजन वाई जुडिशरी सेज कि यू कैन नॉट चेंज बेसिक स्ट्रक्चर, चाहे फिर उसके बाद कुछ कर लो. देन सेकेंड रीजन इज सब्सटैंटिव प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सब्सटैंटिव प्रोविजंस हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर सबको सब्सटैंटिव प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि यहाँ पर चाहे माइनॉरिटीज हों, चाहे वो हम कॉमन सिटीजन्स हों, चाहे वो फॉरेनर्स हों, चाहे वो डिफरेंट स्टेट्स हों, डिफरेंट स्टेट्स मतलब सदर्न स्टेट्स, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, इन सब के पास क्या रीजन है, बिकॉज there has been enough provisions made for everyone in the society, या जो भी हमारा इंडियन स्टेट कंप्राइज कर रहे हैं सबके पास सब्सटैंटिव प्रोविजंस दिए गए हैं, so that what, so that it gives everyone in society some reason to go along with its provision. And that is why we do not ask for another constitution, that we want to have another constitution. अगर अब आप न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं तो चिले का, दे आर, चिली जो कि कंट्री है ना साउथ अमेरिका, वहाँ पर दे आर डिमांडिंग न्यू कॉन्स्टिट्यूशन. वाई इज द डिमांड? सो यू नीड टू नो दैट. जब आप करंट अफेयर्स अपना इनकॉर्पोरेट करते हो ऐसे स्टैटिक पोर्शन में, देन इट बिकम्स अ कंप्लीट आंसर, कि जहाँ पर आपने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी दिया है, स्टैटिक पोर्शन भी दिया है और कुछ कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल्स दिए. तो ये सब क्या है, आपका एक होलसम अंडरस्टैंडिंग शो करते हैं दैट व्हाट यू हैव लर्नड अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और फॉर दैट मैटर एनी issue that is given in your syllabus, right? So we'll move forward now. Third factor is what? Balanced institutional design. Now you can think कि हमारे पास क्या है, we have, इसका क्या मतलब है balanced institutional design? आपने सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट सुना होगा, ये हमारा स्पेसिफिकली एक्सक्लूसिवली टॉपिक भी है मेंस में कि क्या मतलब है इसका. देन देयर इज सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस. देन वी हैव, ये सब सेपरेशन ऑफ पावर हो गया या चेक्स एंड बैलेंसेस हो गया. देन इन सब का मतलब क्या है? इन सब का मतलब ये है कि जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, फॉर एग्जांपल एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, इन तीनों में क्या बना रहे, सेपरेशन ऑफ पावर भी बना रहे और चेक्स एंड बैलेंस भी इंश्योर रहे. तो इसके लिए क्या चीज़ें हैं? वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडीज. फॉर एग्जाम्पल वी हैव कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, we have what? We have constitutional bodies, we have statutory bodies, we have non-constitutional bodies. तो ये सब क्या करते हैं? Checks and balances ensure करते हैं within these organs of the government. For example, constitutional bodies में हम क्या example ले सकते हैं? Election Commission of India. Election Commission of India क्या कर सकती है? MPs को disqualify कर सकती है, लिस्ट दे सकती है. फिलहाल एमपी को कौन डिस्क्वालीफाई करता है? इवेंचुअली इट इज द प्रेसिडेंट और शेड्यूल 10 के अंदर स्पीकर. देन वी हैव एमपीज को डिस्क्वालीफाई करना, नेशनल पार्टी क्या होंगे. सो जो भी फंक्शंस हैं ईसीआई के, तो वो क्यों है? टू एंश्योर चेक्स एंड बैलेंसेस इन द सिस्टम. आई होप दिस इज क्लियर. देन इवेंचुअली लास्ट में कौन बचते हैं?
हम इंडियन सिटीजन्स, तो इंडियन सिटीजन्स के पास भी क्या है, इनफ रीजन है टू ग्लू विद द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम क्या लिख रहे हैं, द एबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू कमांड वॉलंटरी एलिजेंस ऑफ द पीपल डिपेंड्स अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट अपॉन वेदर द कॉन्स्टिट्यूशन इज जस्ट और नॉट। सो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कितना जस्ट है, कितना नहीं है, तो ये कैसे हम बता सकते हैं, विद द डिफरेंट राइट्स वी हैव, उसको किस हद तक प्रोटेक्शन मिलती है, हमारे राइट्स कैसे इवॉल्व हो रहे हैं। तो ये सब इसके क्या होंगे, हमारे कुछ एग्जाम्पल्स होंगे कि वेदर द कॉन्स्टिट्यूशन इज जस्ट और नॉट। सो दिस वाज हाउ इफेक्टिव इज अ कॉन्स्टिट्यूशन, या अथॉरिटी ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन कैसे डिटरमाइन होती है। देन सो दे वर इनडायरेक्टली इलेक्टेड, बट अभी हमने देखा कि एट प्रोविंशियल लेवल दे वर डायरेक्टली इलेक्टेड and not based on universal, जो कि correct है statement. Then the members were chosen by provincial assemblies elected under the Government of India Act 1935, which had a limited franchise. It is also correct. So answer is both A and R true, and R is the right explanation. Then about the functioning, ये स्टैटिक क्वेश्चन है कि कब हमारा फर्स्ट सेशन हुआ, कब हमने नेशनल फ्लैग नेशनल एंथम अडॉप्ट किया है। डिबेट्स इन द असेंबली वर कंडक्टेड एंटायरली इन इंग्लिश, ऑप्शन इज इनकरेक्ट। रीजनल लैंग्वेजेस भी थे, हिंदी भी थी, इंग्लिश भी थी, टू मेक इट इंक्लूसिव इन नेचर। सो 4 गया, तो वी आर लेफ्ट विद 1 2 3 एंड 1 and 2। लेट्स लुक एट ऑप्शन नंबर 3। इसमें क्या लिखा है, द असेंबली अडॉप्टेड the national flag and national anthem during its constitution making process. This is also true. तो ये थोड़ा स्टैटिक पोर्शन है, ये आप देख लीजिएगा कि हमारा कब है, कि हमारा कितना सेशन कितना लंबा चला है, क्या टाइम पीरियड रहा है, दिस एंड दैट। वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 60। अगेन अ स्टैटिक क्वेश्चन कि टोटल मेंबर्स, ये आपसे प्रीलिम्स में पूछेंगे, मेंस में तो इसका कोई काम नहीं है। प्रीलिम्स में आपसे पूछेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बता दो, टोटल मेंबर्स कितने थे, ब्रिटिश इंडिया को कितने सीट्स मिले, प्रिंसली स्टेट्स कितना, चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी वाज इट जवाहरलाल नेहरू, नो, बी आर अम्बेडकर। 4 हैज गॉन, वी आर लेफ्ट विद 1 2 and 3। Then 61 sources of the Indian Constitution। सोर्सेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहला हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्रोवाइडेड द फ्रेमवर्क फॉर फेडरलिज्म एंड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। इज इट करेक्ट और रॉन्ग? करेक्ट, क्योंकि दिस वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन ये प्रोविंशियल ऑटोनॉमी कैसे प्रोवाइड की है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने, बाय अबॉलिशन ऑफ डायरकी। एबॉलिशन ऑफ डायरकी। डायरकी का मतलब क्या था कि यहाँ पर जो रिजर्व सब्जेक्ट्स थे दे वर केप्ट फॉर द कंसेंट या फिर असेंट ऑफ गवर्नर जनरल, कि फाइनली कौन उसको असेंट देगा तभी वो लॉ अप्रूव होगा। इट वाज अंडर द टॉपिक ऑफ रिजर्व सब्जेक्ट्स, कि यहाँ पर प्रोविंसेस को कुछ रिजर्व सब्जेक्ट्स में सब्जेक्ट्स थे, लिस्ट दे दी थी कि इन पर अगर जो प्रोविंसेस हैं, इफ दे आर मेकिंग लॉज देन दे हैव टू टेक कंसेंट ऑफ गवर्नर जनरल। एंड व्हेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने इसको अबॉलिश कर दिया, इस चीज को, डायरकी को, सो दिस इंश्योर्ड कि हमारे प्रोविंसेस के पास में ऑटोनॉमी जो है वो इंश्योर्ड रहे। सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। देन ऑप्शन नंबर 2, the concept of EPSP was inspired by Irish Constitution, और आयरलैंड ने किससे लिया है? स्पेन, है ना? तो सेकेंड ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। देन फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर मॉडल्ड सोलली ऑन द फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन या फिर अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। करेक्ट, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। तो थर्ड रॉन्ग, वी आर लेफ्ट विद 1 2 4 1 and 2।
we look for option number 4 now. जो हमारा अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोसीजर जो है, इट वाज ड्रॉन फ्रॉम विच कंट्री? साउथ अफ्रीका. इट इज करेक्ट. देन 1, 2 and 4. With reference to the influence of British Constitution, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर क्या इन्फ्लुएंस रहा है? वी हैव अडॉप्टेड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम हु? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन. द स्टेटमेंट इज करेक्ट. रूल ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ. देखिए जो रूल ऑफ लॉ है इसमें 3 कंपोनेंट्स हैं. 3 कंपोनेंट्स क्या है? कि इक्वालिटी बिफोर लॉ होना चाहिए. जो ये रूल ऑफ लॉ है ये किसकी बात करता है? व्हाट इज रूल ऑफ लॉ? ये आपसे बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में और ये रेकरेंट थीम है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. डिफाइन व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म. ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो है इट टॉक्स अबाउट व्हाट? इट टॉक्स अबाउट रूल ऑफ लॉ एंड नॉट रूल ऑफ men. What is constitutionalism? It is rule of law and not rule of men. ये इसका बेसिक डेफिनेशन हो गया, हम ऐसा बोल सकते हैं. Now what is further rule of law? तो जो A.V. Dicey हैं उन्होंने क्या दिया है? रूल ऑफ लॉ क्या होता है? तो इट इज अ कॉन्सेप्ट गिवन बाय A.V. Dicey. उन्होंने क्या, ये ब्रिटिश ज्यूरिस्ट ही हैं, इन्होंने बोला है कि रूल ऑफ लॉ में 3 कंपोनेंट्स होते हैं. वन इज व्हाट? इक्वालिटी बिफोर लॉ, जो कि हमने कहाँ इनकॉर्पोरेट किया है? अपने आर्टिकल नंबर 14 में. तो आपसे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं हाउ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज रिफ्लेक्टेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या हाउ विल यू इंश्योर रूल ऑफ लॉ, और हाउ रूल ऑफ लॉ इज इंश्योर्ड in the Indian constitution की provisions. So now here you need to mention कि what are those provisions. So we'll write article number 14 is one. Then what we can write? कि rule of law maintain रहे. What can we write? Article number 13 हम लिख सकते हैं, article number 226 लिख सकते हैं, article number 142 लिख सकते हैं. So these are the provisions which ensure rule of law. रूल ऑफ लॉ का क्या मतलब होता है? कि गवर्नमेंट के पावर्स को लिमिट करना. दूसरा कंपोनेंट इसका क्या होगा? कि रूल ऑफ मेन, जो आर्बिट्ररीनेस है, जो इसका सेकंड कंपोनेंट ही है कि आर्बिट्ररीनेस नहीं होनी चाहिए इन द लॉ मेकिंग प्रोसेस, इन द रूल ऑफ लॉ आर्बिट्ररीनेस नहीं होनी चाहिए. और तीसरा क्या है? कि जो हम कॉन्स्टिट्यूशन है, ये ब्रिटेन में बोला गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट इज द सोर्स ऑफ. हाउएवर हमारे यहाँ क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज द सोर्स ऑफ राइट्स. वहां पर उल्टा है कि वहां पर क्योंकि लोगों के पास राइट्स है इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन है, बट हमारे यहाँ क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज द सोर्स ऑफ राइट्स. तो रूल ऑफ लॉ जो है इसके 3 कंपोनेंट्स हो गए. आर्टिकल 14 मतलब इक्वालिटी बिफोर लॉ होना चाहिए, आर्बिट्ररीनेस नहीं होना चाहिए, और तीसरा क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इट इज अ सोर्स ऑफ राइट्स एंड नॉट वाइस वर्सा, जो कि कहाँ एप्लीकेबल है? ब्रिटेन में, नॉट इन इंडिया, राइट. तो ओवरऑल रूल ऑफ लॉ से हमने कौन सा कंपोनेंट लिया है? इक्वालिटी बिफोर लॉ. इट इज ऑल्सो करेक्ट. देन सिंगल सिटीजनशिप, हमने सिंगल सिटीजनशिप लिया है एंड नॉट फेडरल सिटीजनशिप, जहाँ पर सेंट्रल इज हैविंग इट्स ओन सिटीजनशिप, स्टेट्स आर हैविंग इट्स ओन. So what we have uniform nationality which is reflected in single citizenship. Then fourth, judicial review, independent judiciary. हमने judicial review कहाँ से लिया है या independent judiciary कहाँ से ली है? Is it British or is it USA? करेक्ट. जो हमारा जुडिशियल रिव्यू का पावर है या इंडिपेंडेंट जुडिशरी का जो कॉन्सेप्ट है इट हैज बीन टेकन फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन. सो एक्सेप्ट 4 all are correct. A and 1 1 1 1 3 3. Then question number 3. अब बता दो यूएसए कौन कौन से गए हैं? इसमें सारे
ज़्यादा सोर्सेस लिए जाएंगे। आप क्या कर सकते हो ना, क्योंकि आपके प्रीलिम्स में सकते हैं, तो व्हाट वी कैन डू, आप डिफरेंट कंट्रीज को ये शायद निशान में दिया गया है, डिमार्केशन है ऑलरेडी, तो बस एक बार आप गो करिएगा और उसको जॉइन करना है। देयर इज नो अदर सॉल्यूशन। यूएस में हमने क्या किया, फंडामेंटल राइट्स में जुडिशियल एनफोर्समेंट करे, देन इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी एंड जुडिशियल रिव्यू करे, इम्पीचमेंट प्रोसेस फॉर द प्रेसिडेंट, दिस इज आल्सो करेक्ट। कॉन्फ्लिक्ट लिस्ट हमने कहाँ से लिया है? ऑस्ट्रेलिया। तो यानी कि 1 2 3 आर करेक्ट। Now, influence of concerns of the following statements about the influence on the government of India in 1935 and the Indian Constitution. It provided the basis for the federal structure, including the division of powers between central and state. Correct है, क्योंकि this is the act जिसने पहली बार की बात आ रही है, 3 लिस्ट की बात आ रही है, और आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पर मेंशन है? 7 शेड्यूल में मेंशन है, which is the sole factor या essence reflecting federalism of union. Then second, the emergency provisions in the Indian Constitution were directly adopted from the Act provisions for Governor General. This is also correct. अब आप गवर्नर जनरल को प्रेजेंट के कॉन्टेक्स्ट में किससे कंपेयर कर सकते हो? प्रेसिडेंट। Who is the Governor General in present context? President. तो कौन बनाता है? मतलब emergency provisions के final powers किसके पास है? President in consultation with Council of Ministers. Then Act bicameral legislature model was rejected in favor of unicameral system. Is this correct or wrong? Wrong. क्यों है? Because जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, as far as I can recall, 6 out of 11 states या provinces में क्या प्रोवाइड किया गया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में बाइकैमरलिज्म प्रोवाइड किया गया था, और ये बाइकैमरलिज्म हमारे आज भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, जहाँ पर इनफैक्ट जो आज हमारे जितने भी बाइकैमरल स्टेट्स हैं वो तो है ही है। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज आल्सो अ प्रोविजन, अगर किसी स्टेट को लगता है कि वो एक लेजिस्लेटिव काउंसिल की रिक्वायरमेंट है, सो इज दैट कैन बी डन। तो यूनिकैमरलिज्म इज नॉट इन आवर इंडियन कॉन्टेक्स्ट, जो कि इस स्टेटमेंट में लिखा है। सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। देन office of the governor and its discretionary powers were inspired by the act. Correct. गवर्नर के पास में कुछ discretionary powers होते हैं, तो 1, 2 and 4 are correct. Let's move to question number 5. The Indian Constitution borrowed the concept of BPSC from Irish Constitution to promote social and economic justice. Why? Because they were non-justiciable, providing a model for India to balance welfare goals with legal enforceability of fundamental rights. जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें जो पार्ट 4 है बीपीएससी, कहाँ से इंस्पायर किया गया है? हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। क्यों लिया है? टू प्रमोट सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, जिसको हमने क्या किया था कि जो बीपीएससी है प्रमोट सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, ऑन द अदर हैंड जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है दे प्रमोट व्हाट? दे प्रमोट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। तो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन में जो बीपीएससी का प्रोविजन है, इट हैज बीन मेड नॉन-जस्टिसिएबल प्लस। अगर मैं आपसे पूछूं हमारे यहाँ जो बीपीएससी है उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? What is the characteristic feature of BPSC? There are
condition to state and they are non-justiciable. नॉन जस्टिफिएबल इन नेचर, करेक्ट है। तो ये नॉन जस्टिफिएबल इन नेचर का जो हमारे पास आइडिया आया है वो कहाँ से आया है? इट हैज बीन फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। हमने वहाँ के फीचर को एज इट इज इनकॉर्पोरेट कर लिया। Let's make it non-justiciable because we don't have the resources, we don't have that much जो उसके reasons है कि why DPSPs are made or were made non-justiciable। हमने कुछ reasons किए थे ना इसके पहले के classes में। India being a developing country is faces what resource crunch, and that context it is also made non-justiciable। And India being a vast country जहाँ पर population से related इतने issues हैं, illiteracy is an issue, so we cannot make directive principle as the justiciable context, जो justiciable concept, जो कि non justiciable वाला जो part है हमने कहाँ से लिया है? Irish constitution से। So these both options are correct and reason is the same, क्योंकि वहाँ पर भी it has been made non-justiciable। However, legal enforceability किसकी दी गई है? Fundamental rights की। So that कि if you feel कि आपके right to life को कुछ threatening factors हैं आपके right to life को, so you can approach judiciary। In that context, आपको for example अभी क्या बोला जाता है? Right to clean environment, right। अब यहाँ पर DPSP क्या रोल प्ले करेगा? ना DPSP में अब ग्रीन इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट आएगा। जो जितने भी अभी रूल्स एंड रूल्स हैं कि कॉर्पोरेट्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है, ऑल दोस थिंग्स व्हिच यू स्टडी इन एनवायरनमेंट, अब ये क्या बना दिया गया है? आप लीगली एनफोर्सेबल का मतलब नाउ यू हैव टू, क्योंकि ये सब क्या है? दीज आर the entities are falling under what? Under state. Which article? 36. So now they have to incorporate those provisions which will make our fundamental right enforceable under article 21. So this is how both are balanced। और इसीलिए यहाँ पर as of now, since we do not have that much resources, it has been made non-justiciable। So A is our answer। Then question number 66। Again, कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या किया है? आप लोग ये प्लीज खुद से करिएगा। कनाडा से क्या लिया है, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है। आई डोंट थिंक इसमें ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है हमें। जस्ट ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है? अगेन जर्मनी कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है? We can discuss question number 69। Consider the following statements with regards to the sources of Indian Constitution। Number 1, Regulating Act 1773 influenced the establishment of central authority reflected in the Union government। How can we say कि जो Regulating Act था 1773 का, it influenced the establishment of a central authority? ये हम कैसे बोलेंगे? How will you justify this statement? कैसे बोलेंगे हम कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 it influenced the establishment of a central authority? How can we say this? More powers to the Governor General of Bengal। Okay, correct। कैसे बोल सकते हैं? बॉम्बे और मद्रास के प्रेसिडेंसी को जैसे सबऑर्डिनेट टू बंगाल प्रेसिडेंसी। ओके, सही है। इसमें हम कैसे बोल सकते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ सेंट्रल अथॉरिटी था? बिकॉज जो हमारे
presidencies थी. For example, we had one presidency over here, Madras and Bombay. तो अब क्या था, जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे, गवर्नर ऑफ बंगाल was now made with the regulating act. He was made the governor general of Bengal, and moreover ये जो प्रेसिडेंसीज थे, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज, इनके पावर्स भी अब इन दोनों के बिहाफ पर भी कौन किसके पास पावर्स हैं, इन दोनों के प्रेसिडेंसीज के बिहाफ पर द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल. सो दिस प्रोविजन या फिर दिस अरेंजमेंट रिफ्लेक्ट्स व्हाट, इट रिफ्लेक्ट्स द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ सेंट्रल अथॉरिटी. सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. अब ये अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रिस्पेक्ट में बताएं तो हम ये कैसे बोल सकते हैं प्रेजेंट डे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या अरेंजमेंट है जो कि इस स्टेटमेंट से सिमिलैरिटी रखता हो. जैसे कि अभी इंडियन के पास मोर अथॉरिटी है एंड डिसिडरी पावर भी इंडियन गवर्नमेंट के पास है. ओके. और आपने ये भी पढ़ा होगा इन नो डाउट कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन गवर्नमेंट हैज बीन मेड मोर पावरफुल. ऑन द अदर हैंड इफ वी से कि जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस बिटवीन हूम, बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स. जब आप सेंटर एंड स्टेट्स वाला चैप्टर पढ़ते हो, टॉपिक पढ़ते हो, तो उसमें 3 रिलेशंस मेंशन है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड फाइनेंशियल. एग्जीक्यूटिव इज आल्सो कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव. तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस है उसमें 2 प्रोविजंस है या 2 प्रोविजंस है जो कि बोलते हैं कि इन 2 कंडीशंस में सेंट्रल गवर्नमेंट विदाउट कंसेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट विद कंसेंट एंड विदाउट कंसेंट डेलीगेट कर सकता है पावर्स टू होम, टू स्टेट. और स्टेट को मानना पड़ेगा. क्यों मानना पड़ेगा? क्योंकि आर्टिकल 356 कहता है फेलिंग विच द सेंट्रल गवर्नमेंट will have enough reasons to proclaim what? To proclaim president's rule under article what? Under article 365. क्योंकि 365 कब इम्पोज होता है, उसके लिए क्या प्रोमिनेंट ग्राउंड होना चाहिए? इट इज 356. और 356 में क्या है कि जहां पर हम बोल रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस क्या है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, तो ये 2 प्रोविजंस ऐसे हैं जहां पर सेंटर कैन गिव सर्टेन डायरेक्शंस टू स्टेट without its consent, and second scenario with its consent. दोनों ही सिचुएशन में अगर स्टेट नहीं मानता है सेंटर की बात में सेंटर की बात, तो what can happen? President has enough reasons under Article 356 to proclaim President's rule under 365. Second arrangement क्या है? Second arrangement ये है कि there are additional 5 situations जहाँ पर state can ask the parliament to make laws on state subjects. So these 2 grounds are enough. ये आपको एग्जाम में रटे होने चाहिए कि जैसे ही आपसे एग्जाम में पूछा गया तो आप ये 2 ग्राउंड मेंशन कर दो, ये 5 ग्राउंड्स मेंशन कर दो कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये 5 ग्राउंड्स हैं जहाँ पर 2 और मोर स्टेट्स आर आस्किंग स्टेट को बना दो फॉर द नेशनल इंटेग्रिटी. जो भी ये 5 ग्राउंड्स हैं आप देखिएगा क्या है. तो ऑन दोज कॉन्टेक्स्ट even states can also ask the parliament to make laws on their behalf. So these are enough provisions which says कि we have a centralized authority which is reflected in the union government के provisions, right? Next. Next है option number 2. Indian Councils Act 1909 introduced the principle of communal representation which was rejected by the Constituent Assembly. This option is also correct क्योंकि for the very first time with the coming up of Morley Minto reforms we have had what? We have had communal representation का concept which was introduced by this act, and as a result
दिस वाज अपोज्ड बाय हूम? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. हम क्यों सेपरेट इलेक्टोरेट्स या फिर कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे? सो एज अ रिजल्ट it was rejected by whom? Constituent Assembly. So this statement is also correct. Option number third, objective resolution of 1946 shaped the preamble's commitment to sovereignty and justice. हमारी जो preamble है, preamble में जितने भी keywords हैं, मैंने आपको first class में ही बोला था कि preamble has certain keywords. For example, sovereignty, socialist, secular. आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं? हाँ मैम। न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं ना, तो आप लोगों ने शायद परसों इंडियन एक्सप्रेस में देखा होगा, 2 आर्टिकल्स या फिर रीसेंट टाइम्स में डिबेट चल रही है विद रिगार्ड्स टू दी वर्ड सेक्युलर और सोशलिस्ट. क्या ये वर्ड्स होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? तो अब अगर आपका एग्जाम होता है तो आपसे बिल्कुल सवाल पूछ सकते हैं कि रीजंस बताओ या फिर क्रिटिकली डिस्कस या फिर इवैल्यूएट socialist in Indian context, the word socialist in Indian context, secular in Indian context. So these are the two principles जिनके ऊपर काफी डिबेट चल रहा है, अभी न्यूज़पेपर्स में आ रहा है, तो आप वो रेफर कर सकते हो टू एनरिच योर आर्ग्यूमेंट्स, है ना. अगर आपको कुछ कमेंट्री दिखती है, कुछ स्कॉलर दिखते हैं, तो आप उसको नोट कर लो अपने बुक में, या फिर अगर आपके कोई नोट्स हो तो आप उसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, सो दैट योर आंसर लुक्स मोर कंटेम्प्रेरी. ठीक. तो अब यहाँ पर जो लिखा हुआ है, द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ 1946 शेप्ड द प्रीएम्बल्स कमिटमेंट टू सॉवरेनिटी एंड जस्टिस. अब इसमें जो एज वी नो कि जो प्रीएम्बल है, इनफैक्ट नॉट जस्ट द प्रीएम्बल बट ओवरऑल हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, it reflects what? It reflects the ideals presented under what? Objective resolution which was passed by Jawaharlal Nehru. इनमें जो भी points थे 13-14 जो भी points हैं, they reflect what? They reflect, या ये जो ideals हैं, ये 13-14 जो भी ideals थे, ये हमको कहाँ देखने को मिलते हैं? They are reflected in preamble and they are reflected, या फिर it summarizes. जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, ये गाइडिंग फैक्टर है फॉर द कल्मिनेशन ऑफ अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल. सो नॉट जस्ट द प्रीएम्बल बट ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशन भी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से इंस्पायर्ड है. तो ऑब्वियसली जो हमारा प्रीएम्बल का कमिटमेंट है, इट टॉक्स अबाउट व्हाट? देयर हैज टू बी सॉवरेनिटी, देयर हैज टू बी सेक्युलरिटी, देयर हैज टू बी सोशलिस्ट मॉडल इन द कंट्री. तो SSDR ये हमारे ideals हैं. Apart from that, what we have equality का concept, we have justice, we have fraternity. तो ये सारे keywords हैं जो हमारे कहाँ पर mention है? preamble में. और ये सारे words कहाँ पर mention है? objective resolution में भी. So this option is also correct. Then Charter Act provided the model for the federal judiciary in the Indian Constitution. Is this option correct or incorrect? And if incorrect, then why? Or if correct, then why? एनीवन, अगर आपको एग्जैक्टली नहीं भी पता कि फेडरल जुडिशरी थी जो कि आज हमारे पास है, फेडरल इन द सेंस इंटीग्रेटेड इन द सेंस एट द हाई लेवल वी हैव सुप्रीम कोर्ट देन हाई कोर्ट्स. तो जो चार्टर एक्ट है, इट टॉक्स अबाउट फेडरल जुडिशरी का मॉडल. इज इट करेक्ट और नॉट? अब इसको आप कैसे अप्रोच कर सकते हैं इवन इफ यू आर नॉट श्योर? तो सेंट्रल एक्ट का एक बेसिक एसेंस है. बेसिक एसेंस मतलब कि ओवर द इयर्स, जब से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे लिए लेजिस्लेशन बनाना स्टार्ट किया है, राइट फ्रॉम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 टू इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, इसके पहले के इसके बीच में जितने भी एवोल्यूशन हुआ है विद रिस्पेक्ट टू दीज लॉज,
इन सब में कुछ ना कुछ बहुत प्रोमिनेंट थीम होगा, आपको बस उसको पकड़ के रखना है। फॉर एग्जाम्पल 1909 में क्या था, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन था। फिर उसके बाद में 1919 में क्या आया है, डायरकी आया है। फिर 1935 में क्या आया है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, फेडरल मॉडल। तो ये कुछ एसेंशियल फीचर्स हैं जो आपको एक दो तो सबके पता होने चाहिए। तो इफ यू टॉक अबाउट चार्टर एक्ट 1833, इसका जो बेसिक एसेंस है वो ये कि ये जो चार्टर एक्ट 1833 है, इसको लैंडमार्क एक्ट माना जाता है with regards to what? This is a landmark act with regards to the centralized structure of British India, centralized British government या फिर British structure in India, which means कि अब जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है, ही वुड मेक लॉज फॉर द ब्रिटिश प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स विच वर अंडर देयर कंट्रोल। तो ये जो ओवरऑल सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर है, ये कहाँ से आ रहा है, चार्टर एक्ट से। अब क्योंकि ये चार्टर एक्ट बात कर रहा है सेंट्रलाइजेशन की एट इट्स पीक, उसके बाद में हाउ कैन इट टॉक अबाउट फेडरल जुडिशरी when it is talking about centralized structure? तो why would it talk about federal judiciary? So this statement we can eliminate अगर नहीं भी पता है तो। So we can say कि option number 4 is incorrect. तो 1, 2 and 3 would be our answer, क्योंकि Charter Act was a centralizing act, इसने concentration of power किया है, right? Then question number I think 70 ना 70. Consider the following statements about eclectic nature of the Indian Constitution के sources. Eclectic nature of Indian Constitution sources का क्या मतलब हुआ? करेक्ट, डाइवर्स नेचर, जो कि हमने डाइवर्स नेचर का मतलब जो कि हमने बहुत जगह से, क्योंकि हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बोरो किया है, इसीलिए हम बोलते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डाइवर्स इन नेचर, या फिर वी से इट कि इट हैज बीन बोरोड फ्रॉम सेवरल कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन। सो व्हाट आर दोज फीचर्स जो कि एक्लेक्टिक नेचर को बताते हैं? सो नंबर 1, the Constituent Assembly selectively adopted features from multiple constitutions to suit India's social political context. करेक्ट है। उसके बाद में ये अडॉप्टेड फीचर्स जो हैं फ्रॉम मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूशन, वो क्या है? सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है फंडामेंटल ड्यूटीज। करेक्ट है, हमने अपने पहले और शायद पहले के क्लासेस में किया है कि फंडामेंटल ड्यूटीज हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन? USSR. Then French Constitution has influenced the ideals of liberty, equality and fraternity. बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है वो पूरा का पूरा हुआ ही किसकी वजह से? इट वाज बेस्ड ऑन लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। एंड सो वी कैन से कि फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से वी हैव गॉट द आइडियल्स ऑफ liberty, equality and fraternity, not got the ideals but influenced. Then South African Constitution provided the model for India's amendment. ये अभी हमारे ऊपर ही आया है कि साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है? अमेंडमेंट प्रोसीजर। सो ऑल आर करेक्ट, ऑप्शन डी। Then 71. अगेन अ फैक्चुअल क्वेश्चन, पार्ट 4 DPSPs में से आपको बता दो ये आर्टिकल्स करेक्टली मैच है या नहीं। आर्टिकल 38 प्रमोट वेलफेयर ऑफ द पीपल, करेक्ट। 42 प्रोविजन फॉर मेटर्निटी रिलीफ, करेक्ट। 44 UCC की बात करता है। आर्टिकल 50 सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम लेजिस्लेचर। इज इट करेक्ट और रॉन्ग? It provided separation of judiciary from executive. Correct. It is executive and not legislature.
So this option is our incorrect. Hence, A is the answer. Then part 3. Consider the following statements about part 3 of the Indian Constitution. Part 3 क्या है हमारा? They are fundamental rights. Guarantees fundamental rights to all citizens with some rights available to non-citizens as well. 15, 16, 19, 29. तो ये सब क्या है हमारे फॉरेनर्स को भी प्रेजेंट अवेलेबल है. करेक्ट. आर्टिकल 21 provides for the right to life and personal liberty which cannot be suspended even during an emergency. किसने ऐड किया है? Which cannot be amended even during an emergency. There is article 358 and 359 है ना. ये दोनों आर्टिकल्स किसकी बात करते हैं? दे टॉक अबाउट जब नेशनल इमरजेंसी कंट्री में इम्पोज होगी तो आर्टिकल नंबर 358 और 359 जो कि बात करते हैं सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, इनका इफेक्ट क्या होगा. तो आर्टिकल नंबर 358 में क्या है कि फंडामेंटल राइट्स हमारे 19 के अंदर जो भी 6 फ्रीडम हमें अवेलेबल हैं दे आर ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड अंडर आर्टिकल 358. ऑन द अदर हैंड जो 359 है इट टॉक्स अबाउट अदर राइट्स कि क्योंकि हमारे पास कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल्स हैं. फंडामेंटल राइट्स कहाँ से कहाँ तक है? 14 to 35. बेसिकली विल से लेट मी राइट 40 to 35 ओनली. ये जो 14 to 35 हैं इसमें भी पर्टिकुलरली इफ वी से टिल 30 क्योंकि फिर मार्शल रूल वगैरह आ जाता है ना, तो वी आर टेकिंग 14 से 30. तो 14 to 30 जो हैं इनका क्या इफेक्ट होगा ऑफ द नेशनल इमरजेंसी. इट इज डेल्ट अंडर विच आर्टिकल 359. 359 क्या बोलता है कि इन सब का दे आर जो बाकी के रिमेनिंग फंडामेंटल राइट्स हैं इनका एनफोर्समेंट जो है वो सस्पेंडेड हो जाता है एक्सेप्ट विच आर्टिकल? एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21. ये जो क्लॉज है कि ये जो 14 से लेकर 30 तक के जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं कि इनका इन्फोर्समेंट जो है वो रुक जाएगा एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21. ये किसने ऐड किया है? दिस वाज एडेड बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट. क्यों? बिकॉज जब हमारी इमरजेंसी इम्पोज हुई थी तो इवन इन दैट क्या हुआ था? आर्टिकल 21 वाज सस्पेंडेड. उसमें आप क्वेश्चन नहीं कर सकते व्हाई हैज बीन माय राइट टू लाइफ हैज बीन टेकन अवे. तो दिस सेफगार्ड वाज प्रोवाइडेड बाय द 44th अमेंडमेंट एक्ट जहां पर बोला गया कि आर्टिकल 20 और 21 का एनफोर्समेंट का मतलब कि आप जो है 32 के अंदर जुडिशरी जा सकते हो फॉर देयर एनफोर्समेंट. सो दिस रिमेन्स एनफोर्सिएबल. तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि आर्टिकल 21 provides for the right to life and personal liberty which cannot be suspended even during an emergency. So this is also correct. Then right to property was removed from part 3rd by the 44th Constitutional Amendment Act. This is also correct क्योंकि जो right to property है पहले क्या था? It was a fundamental right, but with 44th Constitutional Amendment Act it has been made what? Legal right under Article 300A. Then question option number 4. अभी देखिए हमने यहाँ पर क्या बात किया था कि जो हमारे आर्टिकल 19 के अंदर फ्रीडम है वो कितने फ्रीडम है? टोटल 6 फ्रीडम है. फ्रीडम टू असेंबल, फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, ऐसे करके हमारे पास में कितने फ्रीडम है? टोटल 6 फ्रीडम. यही आपसे पूछा गया है. आर्टिकल नंबर 19 guarantees 6 freedom subject to reasonable restrictions in the interest of public order and morality. This is also correct. So all the options are correct. D is the answer.
Then question number 73. Consider the following statements about the states and UTs under the Indian Constitution. जो स्टेट्स हैं और यूटीज हैं ये कहाँ पर दिए गए हैं? आर्टिकल नंबर 1 में, सॉरी आई एम सो सॉरी, ये कहाँ पर दिए गए हैं? फर्स्ट शेड्यूल में. फर्स्ट शेड्यूल मेंशन अबाउट द स्टेट्स एंड यूटीज. अब हम आगे के उसमें पढ़ेंगे ऑप्शंस में कि जो फर्स्ट शेड्यूल है वो किसकी बात करता है? इट लिस्ट डाउन करता है बोथ स्टेट्स एंड यूटीज अलोंग विद देयर टेरिटोरियल एक्सटेंट. करेक्ट है. देन सेकंड ऑप्शन, UTs are administered directly by the union government under article number 239 except for Delhi and Puducherry. So as of now we have 8 UTs. ये जो 8 UTs हैं इसमें क्या है, इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कहाँ पर दिया गया है? आर्टिकल नंबर 239, 239A, 239AA एंड अदर प्रोविजंस जो कि बात करते हैं किसी यूटीज में कैसा एडमिनिस्ट्रेशन होगा. तो अब जो ये 8 यूटीज हैं, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. ये 2 पार्ट्स में क्या डिवाइडेड है? जहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली है वहां पर तो जो जैसे नॉर्मल स्टेट्स फंक्शंस करते हैं विद सम एडिशनल पावर्स गिवन टू द यूनियन गवर्नमेंट, वो वैसे फंक्शन करेंगे. तो ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली है ये यूटीज में कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? दिल्ली में और पुडुचेरी में, एंड हो सकता है कुछ टाइम में लद्दाख में भी फंक्शनल हो जाए पूरी तरह से लेजिस्लेटिव असेंबली, तो लिस्ट वुड चेंज देन. However, as of now, Delhi and Puducherry have legislative assembly. तो यहाँ पर जो नॉर्मल जैसे स्टेट्स रन करते हैं with some additional powers given to the union government. For example, दिल्ली के केस में क्या है? लैंड, पुलिस, ये सब किसके अंदर में आता है? यूनियन गवर्नमेंट के अंदर में. तो इनको छोड़कर बाकी सब्जेक्ट्स पर दिल्ली की असेंबली जो है वो उन पर लॉस बना सकती है. देन सेकेंड केस इज विदाउट लेजिस्लेटिव असेंबली. विदाउट लेजिस्लेटिव असेंबली जो हमारे रिमेनिंग 6 हो गए, यहाँ पर हु इज गोइंग टू एडमिनिस्टर देम? प्रेसिडेंट इज गोइंग टू एडमिनिस्टर देम. हाउ? बाय अपॉइंटिंग एडमिनिस्ट्रेटर या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर फॉर दीज यूटीज. तो नाउ वी कैन से कि ये जो यूटीज हैं इनमें एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट यूनिफॉर्म, इट वेरीज, इट डिफर्स. सो वी कैन से कि जो क्रिएशन जो सेकेंड स्टेटमेंट है कि यूटीज आर एडमिनिस्टर्ड डायरेक्टली बाय द यूनियन गवर्नमेंट, इट इज करेक्ट अंडर आर्टिकल 239 एक्सेप्ट फॉर दिल्ली एंड पुडुचेरी. मैम क्या जम्मू एंड कश्मीर के पास भी लेजिस्लेटिव असेंबली है? थोड़ा तेज प्लीज. मैम जम्मू एंड कश्मीर के पास क्या अभी भी लेजिस्लेटिव असेंबली है? वहाँ पर डिलिमिटेशन कमीशन इज बीइंग फंक्शनल अभी, जब वो पूरे टेरिटरी को मार्क कर देगी, क्योंकि डिलिमिटेशन कमीशन ही इट इज डिलिमिटेशन कमीशन ना वो ही रिस्पॉन्सिबल है कि जम्मू एंड कश्मीर को डिमार्केट करना. उसके बाद में जो डिमार्केशन होगा उसकी जो पॉपुलेशन होगी रिस्पेक्टिव टेरिटरीज की वही वोट करेगी वहाँ के लीडर्स के लिए. सो डिलिमिटेशन कमीशन का जब काम खत्म हो जाएगा, प्रॉपरली डिमार्केशन हो जाएगा, तब हम क्या बोलेंगे? देयर विल बी चेंजेस इन द यूटीज का एडमिनिस्ट्रेशन. अभी हमने 6-2 में डिवाइड किया है ना. जब लद्दाख में ये फुली फंक्शनल लेजिस्लेटिव असेंबली बन जाएगी तब क्या होगा? द लिस्ट विल चेंज, 2 से 3 हो जाएंगे. लद्दाख विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन द लीग ऑफ व्हाट? दिल्ली एंड पुडुचेरी. जहां जहां लेजिस्लेटिव असेंबली आएगी वहां वहां नॉर्मल स्टेट जैसे रन करते हैं वैसे ही रन करेंगे विद सम एडिशनल पावर्स टू द यूनियन गवर्नमेंट. ठीक. देन ऑप्शन नंबर 3, द क्रिएशन ऑफ अ न्यू स्टेट रिक्वायर्स अ सिंपल मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट. ये शायद दूसरी या तीसरी बार ये स्टेटमेंट आया है इस टेस्ट पेपर में कि जो क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट होगा it would require simple majority in parliament and it does not need state legislature
ratification under article number 3. So this is also correct. लिखा ही हुआ है। अब लो तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन वही आ गया कि आर्टिकल 3 जो है, इट एम्पावर्स पार्लियामेंट टू ऑल्टर द बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ स्टेट विदाउट देयर कंसेंट. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. सो डी इज द वन आंसर. Then question number 74. जो नेशनल कैपिटल, इसमें गवर्नेंस ऑफ यूटीज दिल्ली, जिसको हम नेशनल कैपिटल टेरिटरी बोलते हैं, अंडर आर्टिकल 239 AA के अंदर इसको गवर्न किया जाता है. इट हैज बीन एडेड थ्रू विच अमेंडमेंट एक्ट? 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, है ना? तो 1 इज करेक्ट. सेकंड, पुडुचेरी लेजिस्लेटिव असेंबली अंडर आर्टिकल 239A. दिस इज ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि जो अभी हमने डिस्कस किया 239 में डिफरेंट यूटीज कैसे रन होंगे वो बताया गया है. इसमें हमारा लेजिस्लेटिव क्या होगा, एग्जीक्यूटिव क्या होगा, जुडिशरी क्या होगा, क्योंकि जब आप यूटीज का एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ोगे तो यूटीज के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए व्हाट वी कैन डू कि इनको आप 3 पार्ट्स में डिवाइड करो, ताकि दिमाग में क्लैरिटी बने कि हु इज गोइंग टू मेक लॉज फॉर देम, हु इज गोइंग टू इम्प्लीमेंट देम, एंड व्हाट इज गोइंग टू बी द जुडिशरी. यहाँ पर अगर मान लीजिए अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं, या जम्मू एंड कश्मीर है, या लद्दाख हो गया, और फॉर दैट मैटर दमन एंड दीव, दादर नगर हवेली, लक्षद्वीप, ये जितने भी यूटीज हैं इनके हाई कोर्ट कहाँ पर होंगे, है ना? फॉर एज ऑफ नाउ दिल्ली इज द ओनली यूटी जिसके पास खुद का हाई कोर्ट है. बाकी सब इधर उधर जाते हैं. इधर उधर मतलब नेबरिंग स्टेट्स में जाते हैं to get their disputes settled. So Delhi is the only UT जिसके पास खुद का हाई कोर्ट है. So what we can do कि UT के एडमिनिस्ट्रेशन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. लेजिस्लेटिव फंक्शंस क्या होंगे, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस क्या होंगे, और जुडिशियल फंक्शंस क्या होंगे. और हाई कोर्ट अगर बन रहा है तो हु इज गोइंग टू मेक इट? फॉर एग्जाम्पल पार्लियामेंट इज गोइंग टू प्रोवाइड. हाई कोर्ट अगर बनाना है तो पार्लियामेंट हैज द पावर. So Parliament will provide for the establishment of High Court for the respective UT. अगर certain conditions या फिर president को अगर लगता है तब जाकर वहाँ पर हाई कोर्ट बन सकता है. So पुडुचेरी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये कहाँ पर डील करते हैं हम? 239 सिंगल ए में. 239 डबल ए में कौन है? दिल्ली है. बाकी कहाँ पर है? 239 में है. So अब नेक्स्ट क्या बचता है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कौन कहाँ पर होगा? 239 में. So this is correct. Then Jammu and Kashmir, full statehood under 370. Was it granted full statehood under 370? No, ma'am. 370 talks about special status, है ना? Special status to the state of Jammu and Kashmir. यहाँ पर जो आर्टिकल नंबर 370 है, इट डज नॉट टॉक अबाउट फुल स्टेटहुड जो कि वो एंजॉय कर सकता है लाइक अदर फुल स्टेटहुड. इट डज नॉट टॉक अबाउट फुल स्टेटहुड, रादर इट टॉक्स अबाउट स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. सो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट, which has been now abrogated as well. So option number 1, 2 and 3. Then which of the following provisions apply to the reorganization of states and UTs in India? अब ये जो reorganization of states and UTs है ये हमने किया था पहले भी कि जब हमारा ये इंडियन लैंडमार्क्स बना था तो 1950 में जब हमारा ये इंडियन लैंडमार्क्स था तो 1947 में the first challenge or one of the challenges which was faced by the constitution makers was कि जो हमारे प्रोविंसेस हैं इनको हम अरेंज कैसे करें, व्हाट शुड बी द क्राइटेरिया. तो हमने किया था कि देयर वाज धार कमीशन, फिर उसके बाद में क्या था? जेवीपी कमीशन. उसके बाद में 1956 में वी हैड स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट. ये क्यों इनैक्ट किया गया था? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो कि आया था किससे?
सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। ये सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से क्यों आया था? क्योंकि 1953 1950 में 1950 आई थिंक 1950 आई एम फॉरगेटिंग द ईयर, फिलहाल तो 1953 में आंध्रा वाज सेटअप। जब आंध्रा सेटअप हो गया तो देयर वाज राइजिंग डिमांड फॉर अदर स्टेट्स एज वेल। तो एज अ रिजल्ट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने अनदर कमीशन बिठाई जिसका नाम था फजल अली कमीशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन भी बोलते हैं। इनके जो रिकमेंडेशंस हैं उसको एक्सेप्ट किया गया और इनके जो रिकमेंडेशंस थे वो क्या थे कि जो ये कॉन्स्टिट्यूशन जो ये प्रोविंसेस हैं इनको हम किस बेसिस पर अरेंज करेंगे, ना केवल लिंग्विस्टिक बेसिस पर बट ऑल्सो ऑन एथनिक बेसिस एंड ऑल्सो ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस एज वेल। एंड एज अ रिजल्ट जब ये तीनों कंसिडरेशंस हमने कंसिडर किए या गवर्नमेंट ने कंसिडर किए तो देयर वाज रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स व्हिच हैपेंड इन 1956 या सेवेंथ अमेंडमेंट एक्ट किया गया जिसके थ्रू हमारे पास क्या बने 14 स्टेट्स एंड हाउ मेनी यूटीज, आई एम फॉरगेटिंग द नंबर, ये हमने पहले किया है। हाउ मेनी यूटीज? हाउ मेनी यूटीज ये हमने पहले किया था ना, 14 स्टेट्स बने थे और कुछ यूनियन टेरिटरीज भी बने थे। 6 UTs। 6 यूटीज, ओके। तो अब हम क्या बोल सकते हैं कि सेवेंथ अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन जब हुआ तो फाइनली वी हैड 14 स्टेट्स एंड 6 यूटीज। तो वी लुक इनटू दिस क्वेश्चन नाउ कि हमसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स बताओ। तो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स में क्या है, जो स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 है, इट रीड्रू, ऑफ कोर्स इट रीड्रू। कैसे रीड्रू? क्योंकि इसने क्या क्या चीजें कंसिडर करी, लिंग्विस्टिक कंसिडर फैक्टर्स भी कंसिडर किए, एथनिक फैक्टर्स भी कंसिडर किए और एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स भी कंसिडर किए। So it redrew state boundaries primarily on linguistic lines. The answer is no. It did not make state boundaries on just the basis of linguistic lines because there were ethnic considerations also and administrative considerations as well. So this statement is incorrect. Then 7th Constitutional Amendment Act facilitated the creation of new states like Andhra. This is also correct. Then Article number 2 allows Parliament to admit new territories. क्योंकि आर्टिकल 3 जो है ये किसकी बात करता है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है, आप इसको तोड़ो फोड़ो ऐड करो मर्ज करो जो करना है करो, इट टॉक्स अबाउट एग्जिस्टिंग स्टेट्स। However, Article 2 talks about what? It talks about admitting new territories into the union which were not existing before. So this option is correct. Then the consent of the affected state is mandatory. Is it mandatory for altering its boundaries under Article 3? The option is No, ma'am. incorrect. Is it mandatory? Consent. It is not mandatory. No. तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें? 2 and 3. इसमें ऑप्शन क्या दिया है? A. 1 should not be the answer क्योंकि जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है इट कंसिडर्ड ऑल द 3 फैक्टर्स। इनफैक्ट जो तीनों कमीशंस थी, चाहे वो धार कमीशन हो, चाहे फजल अली कमीशन हो, चाहे वो जेवीपी कमीशन हो, इन तीनों ने रिजेक्ट किया है लिंग्विस्टिक लाइंस पर ओनली, प्राइमरीली। इसमें क्या लिखा है? प्राइमरीली ऑन लिंग्विस्टिक लाइंस। सो इट वाज इनकरेक्ट। ऑप्शन हैज टू बी 2 and 3. So we'll stop here today. कल से हम 76 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 76. That's it.
Any questions from your side? I think no questions. तो हम कल मिलते हैं. Thank you everyone. Thank you so much for your time. Good night. Good night, ma'am. Good night.